नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो कि होगा आपकी आने वाली यूपी टेट एग्जाम के लिए, जो कि 23 जनवरी 22 को होने वाली है। और यहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और कई बार टेट एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षा के लिए दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। क्वेश्चन उसी प्रकार से लिए गए हैं जिस प्रकार का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उसमें बाल विकास के प्रश्न देखने को मिले थे। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरणा। तो देखिए, अभिप्रेरणा, ये यहाँ पर अभिप्रेरणा शब्द है। अभिप्रेरणा क्या करती है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या फिर एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, और डी है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और आप अपना उत्तर यहाँ पर कमेंट्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या रोल अदा करती है, तो यहाँ पर अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरणा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वालों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। और यही हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, जिसमें दिया है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, तो देखिए कक्षा 5 का जो बच्चा है वो न्यून दृष्टि वाला बच्चा है, यानी कि बच्चे को थोड़ा सा दिखने में परेशानी है, दिखने में दृष्टि उसकी कमज़ोर है, तो उसे बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। या फिर बी है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। सी है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। और डी है, यहाँ पर कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो देखिए, बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें ही उसके लिए जो भी मदद हमारे लिए होगी वो करना चाहिए। अब वो क्या कर सकते हैं? कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और साथ ही ऑडियो सीडी के जरिए उस बच्चे को सहायता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की दृष्टि तो कमज़ोर है। तो यहाँ पर हम ऑडियो सीडी दे करके बच्चों को जितनी मदद हो सके उतनी कर सकते हैं। इस प्रकार हम बच्चे को यहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ साथ अधिगम कर सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न के लिए। श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के अंतर्गत किस समूह में अंतर्गत किया जा सकता है, यानी कि रखा जा सकता है? श्रव्य दृश्य साधन या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि श्याम पट्ट जो होता है वो एक दृश्य साधन है और ये आएगा दृश्य सामग्री के अंतर्गत। और भी कुछ होते हैं जैसे मानचित्र हैं, रेखा चित्र हैं, मॉडल हैं, है ना, ये सभी दृश्य साधन के अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? यहाँ पर देखिए 4 चीजें लिख रखी है विकल्प में और इनमें से पूछा है कि कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्याम पट्ट पर लिखना शिक्षण कुशलता से संबंधित है, या फिर प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी, यानी कि डी विकल्प इसके लिए सही है, क्योंकि शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए निश्चित रूप से शिक्षक को सभी शिक्षण कौशल में कुशल होना ज़रूरी है। और शिक्षण कौशल जो होता है जैसे श्याम पट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल, इन सभी में शिक्षक को कुशल होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा डी विकल्प उपरोक्त सभी। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, तो निश्चित रूप से कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थी निश्चित रूप से सक्रिय विद्यार्थी होते हैं और उन्हें हम क्या कक्षा के बाद मिलने की सलाह दे सकें, या फिर कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या फिर लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों को लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा है तो निश्चित रूप से बच्चे सक्रिय भी हैं और प्रश्न पूछेंगे भी सही। तो यहाँ पर सी विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आता है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? टीपी नन, स्पेंसर, फ्रोबेल या मॉन्टेसरी? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं
देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि 6 नंबर का क्वेश्चन था, ये 4 इसमें लग गया है गलती से, है ना। तो क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है। देखिए शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया टी.पी. नन, स्पेंसर, फ्रोबेल या फिर मॉन्टेसरी ने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति जो है इसका प्रतिपादन जो करने वाले थे ये थे ऑप्शन सी फ्रोबेल, है ना। और जो फ्रोबेल थे इन्होंने 1840 में जर्मनी में अपना पहला किंडरगार्टन खोला था और साथ ही साथ किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया था। अब कभी कभी क्या है, किंडरगार्टन का आपसे पूछ लिया जाता है किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होगा बच्चों का बगीचा, है ना। बहुत आईएमपी प्रश्न है, किंडरगार्टन का अर्थ क्या होगा, तो बच्चों का बगीचा होगा। और फ्रोबेल का ऐसा मानना था कि इनके अनुसार बच्चे जो हैं जैसे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं, जहाँ पर नर्सरी में अच्छी तरह देखभाल करके हम छोटे छोटे पौधे स्वस्थ वृक्ष बनते हैं, उसी प्रकार से बच्चों की देखभाल से भी उनका भविष्य जो है और शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है वो विकसित होता है। तो विकल्प सी इसके लिए सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे। निश्चित रूप से आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे आप स्वयं से मिलने जाएंगे, उसे दंड देना शुरू करेंगे। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम स्वयं उनसे मिलने चले जाएंगे और विकल्प सी इसके लिए बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, शिक्षक के लिए क्या उचित है। श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। देखिए प्रश्न पूछना जो होता है ये अपने अधिगम में रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और यहाँ पर डी विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा, क्योंकि जब हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे अधिगम की ओर सक्रिय भी रहेंगे, है ना, क्योंकि उन्हें प्रश्न पूछने से कहीं ना कहीं वो जुड़ाव एक महसूस करते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा और इससे बच्चों के अंदर रुचि उत्साह भी बना रहता है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सी यह समय बिताने में सहायक होगा, डी है यह सहयोग व संतुलन का विकास करेगा। तो विद्यालय में खेलना बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और इससे सामाजिक गुण का विकास होता है, शारीरिक विकास भी होता है और शारीरिक मानसिक विकास संतुलित भी होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो खेलने से छात्रों के अंदर जैसे नेतृत्व करने का गुण है, नेतृत्व करने की क्षमता है, सहभागिता है, समायोजन है, ऐसे कई सामाजिक गुण भी विकसित होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमारा जो विकल्प होगा वो होगा डी, यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा और डी विकल्प इसके लिए सही होगा। अब देखिए पहले हम बताया है कि शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, तो सिर्फ शारीरिक रूप से सशक्त नहीं पर अन्य गुण भी उसके पीछे जो अप्रत्यक्ष रूप से छुपे हुए हैं उनको भी हमें देखना है। तो ये सहयोग व एवं संतुलन का विकास करेगा, इस प्रकार से हमें उत्तर को देखना है। आगे देखिए, परिवार एक साधन है और अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या फिर दूरस्थ शिक्षा का। तो देखिए परिवार जो है परिवार जो होता है बालक का एक प्राथमिक विद्यालय होता है और माता पिता ही बालक के प्रारंभिक गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं। इनसे प्राप्त ज्ञान जो होता है वो अनौपचारिक होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परिवार जो है एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है और विकल्प ए जो होगा ये इसके लिए सही होगा। ये प्रश्न इस प्रकार से भी आता है, मतलब परिवार जो है एक समाजीकरण की एजेंसी है ना, तो प्राथमिक एजेंसी होती है ये हमारी। आगे देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तित्व के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप में बर्ताव करके, अच्छी कहानी सुना करके। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है एक आदर्श रूप में बर्ताव करके और यहाँ पर विकल्प सी इसके लिए सही है। आगे देखें, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे हम थैमेटिक एप्रोसेप्शन टेस्ट भी कहते हैं का विकास रिक्त स्थान के द्वारा किया गया था। तो ये साइमन होल्ड्समैन या फिर मरे या फिर बेलक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो परीक्षण किया गया था ये मुरे इस प्रकार से ये नाम लिखे जाते हैं, है ना, कभी कभी थोड़ा सा ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। तो यहाँ पर ये नाम जो है ये मुरे है, कहीं पे मेरे लिख देते हैं, कहीं पे मरे लिख देते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और ये जो विकल्प नंबर सी है
इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। अब देखिए इन्होंने जो टेस्ट परीक्षण जो रखा था ये एक व्यक्तित्व के मापन का एक परीक्षण है, ये आपको ध्यान रखना है, व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है। और इसमें जो परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है कार्डों के रूप से। कार्डों की संख्या पूछ ली जाती है कभी कभी, तो 31 कार्ड इसमें यूज़ होते हैं, 31 कार्डों का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रश्न से जुड़े हुए और भी कुछ प्रश्न हैं। आगे देखिए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किया गया था केशनर, युंग, सेल्डन, स्प्रेंजर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किया गया था वो किया गया था ऑप्शन बी, युंग के द्वारा। और इसके लिए विकल्प नंबर बी भाई सही है। युंग जो थे कहाँ के थे? तो ये थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना। और इन्होंने मनोवैज्ञानिक गुण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था इन 3 रूपों में, जो कि हमें देखने को मिलते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। आगे देखिए, पृथक पृथक समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, उनके समकक्ष कक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर। डी है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो देखिए, पृथक पृथक जो समजाति समूह के व्यक्तियों के बच्चों के प्रति जो अभिवृत्ति होती है निश्चित रूप से वो होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। और विकल्प ए इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि के बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। अब आप क्या करेंगे? उन्हें आप अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, या फिर अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए कहेंगे। सी है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हम एक शिक्षक हैं, और शिक्षक जो होता है वो सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा देने के लिए होता है। तो निश्चित रूप से कैसे भी बच्चे हों हम उन्हें सिखाने का प्रयास करेंगे, कोई भी तकनीक अपनाएंगे, कोई भी तकनीक सीखेंगे और फिर उन्हें सिखाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल सही है, और सी विकल्प इसके लिए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। तो साधन संपन्न का मतलब क्या होगा? उनके पास पर्याप्त धन संपदा हो ताकि वो उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े। बी है उनका अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर संपर्क होना चाहिए। सी है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और डी है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होना चाहिए। तो निश्चित रूप से शिक्षक को साधन संपन्न होने का मतलब है अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान शिक्षक के पास होना चाहिए। यही शिक्षक के लिए साधन संपन्न होने का मतलब है, और विकल्प सी इसके लिए सही है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है कब? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या फिर डी है उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन जो है उपरोक्त सभी में प्रभावी होगा, और डी विकल्प यहाँ पर इसके लिए सही है। आगे देखिए, ध्यान आकर्षित करने में रिक्त स्थान की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, या फिर उद्दीपन की सक्रियता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ध्यान आकर्षित करने में जो भूमिका होती है वो है उद्दीपन की तीव्रता की, और पहला विकल्प इसके लिए सही है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति ना चाहते हुए उसकी तरफ आकर्षित होगा। रिक्त स्थान छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, या फिर प्रेरणा। प्रेरणा जिसे हम प्रेरणा भी कहते हैं, यही हमारा इसमें उत्तर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर फ्रायड के अनुसार, तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार प्रश्न को देखना है। फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे गए तथ्यों को धारण या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा विकल्प है विस्मरण का अर्थ है किसी प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने के पहले या सीखी हुई बातों को किसी कार्य करने की असफलता है। थर्ड है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा हम दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर देते हैं, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रायड के अनुसार क्या है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा हम दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग
कर देते हैं या कर दिया जाता है, वह प्रवृत्ति विस्मरण कहलाती है। विकल्प सी इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन है SOR जो थ्योरी है हमारी, SOR थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो देखिए SOR थ्योरी जो है वाटसन, वुडवर्थ, कोहलर या फिर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, तो ये दिया गया है वुडवर्थ के द्वारा, और वुडवर्थ जो थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इनके द्वारा यह थ्योरी दी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, ध्यान को या केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो देखिए ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है उसे हम क्या कहेंगे? अवधि, नवीनतम, नवीनद या फिर रुचि, आकार। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है उसे कहा जाता है रुचि। और ध्यान को केंद्रित करने की जो दशा रुचि कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होगी वो उस कार्य को अधिक ध्यान लगा करके करता है और उसी से उसको आनंद की अनुभूति भी होती है। आगे देखें, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो देखिए एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना, सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या फिर सीखने में रुचि। तो सीखने का स्थानांतरण या सीखने में स्थानांतरण, तो यहाँ पर विकल्प बी जो होगा ये इसके लिए सही होगा। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। तो यहाँ पर होगा उत्तर हमारा बी, सीखना। आगे देखिए, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचय आवृत्ति, रेखा चित्र। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी में जो रेखा चित्र होते हैं जिन्हें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो होते हैं स्तंभाकृति, और इसके लिए है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो विकास की उस अवस्था को देखना है जहां पर बुद्धि का अधिकतम विकास होता है और वो होता है किशोरावस्था में। चलिए, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति, नैतिकता, वास्तविकता या फिर ध्यान पर। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, और विकल्प ए इसके लिए सही है। अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने में सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते, वनमानुष, बिल्ली, चूहे। तो कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किया था विकल्प बी, वनमानुषों पर, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में रिक्त स्थान भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण या अच्छे अंक प्राप्त करने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में सृजनशीलता भी उच्च होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम में रिक्त स्थान ने प्रभाव का नियम दिया। पावलोव, स्किनर, वाटसन, थार्नडाइक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिगम में रिक्त स्थान ने जो प्रभाव का नियम दिया है तो वो दिया है थार्नडाइक ने। और थार्नडाइक ने अधिगम या सीखने के मुख्य रूप से 3 नियम दिए हैं और जिन्हें हम तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज के हमारे बाल विकास में शिक्षा शास्त्र संबंधित जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।